वेलकम टू फिफ्थ लेक्चर ऑफ बाइनोमियल थ्योरम इन 11th मैथ सीरीज। और आज हम पढ़ेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ बाइनोमियल कोएफिशिएंट्स, प्रॉपर्टी ऑफ एमसीआर। ये आगे कॉम्बिनेशन में भी यूज होगा। बट आगे बढ़ने से पहले हम पिछले क्लास के लास्ट वाले क्वेश्चन का डीलिंग करेंगे। वो आपका क्वेश्चन हमने दिया था कि 1 + x + 1/(x⁴) में टोटल कितने टर्म्स होंगे। हमने क्वेश्चन बताया था a + b + c के पावर 100 में कितने टर्म्स होंगे और ये बताया था कि ये जो आपका है वो उससे आंसर नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा इस बात को समझिए। होपफुली सम ऑफ यू हैव रेड इट। कुछ लोगों ने हमको फोन भी किया था, सर मेरा आंसर ये है, तो हमने कहा था आंसर सही है। देखिए क्या है, ये आपका क्या है 100। देखिए इसको करना कुछ नहीं, इसको आप एक टर्म मान लीजिए। तो 1 + x का फॉर्म हो जाएगा। x का जगह क्या है, x + 1/x। तो पहला 100c0, सेकंड आपका क्या होगा 100c1 x + 1/x। फिर आपका क्या होगा 100c2 x + 1/x का होल स्क्वायर। और ऐसे करते हुए एक और टर्म देख लेते हैं, हमको समझाने में आसानी होगी। 100c3 x + 1/x का क्यूब। और ऐसे करते करते फाइनली कितना, फाइनली 100c100 x + 1/(x⁴)। अब देखिए ये तो आपका एक टर्म है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ये आपका दो टर्म है, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है, 2 टर्म्स। इसमें कितने टर्म है, तो बेसिकली इसमें 3 टर्म नजर आ रहे हैं। कितने टर्म नजर आ रहे हैं इसमें, 3। बट वो 3 इंडिपेंडेंट नहीं है। इंडिपेंडेंट नहीं है कहने का क्या अर्थ है, तो आप समझिए इंडिपेंडेंट नहीं है कहने का क्या अर्थ है। देखिए x + 1/x का होल स्क्वायर, ये आपका क्या होगा x² + 2 + 1/x²। चाहिए प्लस b के होल स्क्वायर पे ब्रेक कर दिया। साथ में 100c2 है, तो उसको आप रहने दीजिए, 100c2 है, 100c2। तो यहां पे क्या होगा कि यहां पे ये एक x² का टर्म मिला, एक 1/x² का टर्म मिला। ये 2 × 100c2 जो है कोई एक कांस्टेंट फिगर होगा, कांस्टेंट नंबर होगा। वो नंबर इसके साथ, ये भी एक नंबर 1 है, वो नंबर इसके साथ ऐड हो जाएगा और वो कोई नया टर्म नहीं देगा। ठीक है, नंबर ऑफ टर्म्स विद नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट टर्म्स। क्वेश्चन में क्या बता रहा हूं, नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट टर्म्स के बारे में मैं बता रहा हूं। तो यहां पे हम क्या लिखेंगे, 2 न्यू टर्म्स, 2 ही नया टर्म मिलेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। 100c3 x + 1/x का होल क्यूब, ये आपका क्या होगा 100c3 तो रहेगा कांस्टेंट, कोई फर्क नहीं पड़ता है। x³ + 3 × x² × 1/x, a + b का होल क्यूब पे ब्रेक कर देंगे 3x, 3 × x × 1/x², 3/x² प्लस कितना 1/x³। अब देखिए टोटल कितने टर्म मिले, देयर आर 4 टर्म्स, बट नया टर्म 2 ही मिला। ये नया मिला और ये नया मिला। ये जो 100c3 × x है वो इसके साथ एडजस्ट कर जाएगा 100c1 के साथ, समझ रहे हैं। और जो हमारा 3/x², गलत लिखा 3/x होगा, ठीक है। और जो हमारा 100c3 × 3/x है वो इसके साथ पहले से x और 1/x का टर्म पहले से आ चुका था, तो कितना मिलेगा 2 मिलेगा, 2 न्यू टर्म्स। मेरे साथ जब भी एक्सपेंड करके देखेंगे, अगला नंबर है, अगला नंबर आपका क्या है 100c4 x + 1/x का पावर 4। जब आप इसको एक्सपेंड करेंगे तो 2 नया टर्म मिलेगा, एक x के पावर 4 का और एक 1/x के पावर 4 का। मींस ये एक टर्म, ये 2 टर्म और इसके बाद हर बार सिर्फ 2 नया टर्म। आई बात समझ में, क्योंकि हो क्या रहा है कि x और x कैंसिल हो जा रहा है। जैसे यहां पे x² 1/x कैंसिल होकर एक ऐसा टर्म दिया जो टर्म पहले से यहां पे मौजूद था। तो 2 नया टर्म, फिर हम क्या लिखेंगे 2 न्यू टर्म्स, फिर हम क्या लिखेंगे 2 न्यू टर्म्स। तो हर बार 2 नया टर्म मिलेगा, 2 न्यू टर्म्स। ये इस क्वेश्चन का फीचर था। x और 1/x कुछ टर्म को कैंसिल कर देता है तो पुराने ही टर्म मिलते हैं और नया टर्म हर बार क्या मिलता है 2 टर्म। तो नंबर ऑफ टर्म्स, नंबर ऑफ टर्म्स देखिए 1 प्लस पहला का 1, फिर आप लिखेंगे हर बार नया 2 मिलेगा, 2। ये कितना टर्म होगा, 2 कितनी बार मिलेगा, हाउ मेनी टाइम्स 2 अगर, तो देखिए पावर 100 है तो टोटल टर्म 101 होगा।
पावर अगर 100 है तो टोटल टर्म क्या होगा 101, उसमें से ये तो एक टर्म हो गया, मतलब ये कितने टर्म्स मिलेंगे 100 टर्म्स। और मैंने आपको ऑप्शन दिया था, शायद बी वाला ऑप्शन दिया था, ये आपका हो गया 201। समझ में आई बात। ए बी सी रहेगा तो मामला अलग है, लेकिन अगर दो टर्म एक जैसा होगा तो तरीका अलग हो गया। चलिए दूसरा जो आगे प्रॉपर्टी पे आने से पहले जो आज का हम सेकंड पॉइंट बताएंगे, कुछ लोगों को फोन किया सर ये मिडिल टर्म और ग्रेटेस्ट टर्म में क्या अंतर है। बहुत अंतर है, ठीक है। देखिए मिडिल टर्म और ग्रेटेस्ट टर्म में बहुत अंतर है। मिडिल टर्म ग्रेटेस्ट टर्म हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। चलिए इसमें आपको जो लिखना है लिख लीजिए, उसका हम थोड़ा सा डिस्कशन करते हैं, स्लाइड डिस्कशन। सवाल तो आप बना ले रहे होंगे, जो ग्रेटेस्ट टर्म का सवाल बनाया वो ग्रेटेस्ट टर्म से, जो मिडिल टर्म का सवाल बनाया मिडिल टर्म से, ठीक है। अब देखिए इसमें क्या है, जैसे सपोज कीजिए डिफरेंस बिटवीन मिडिल टर्म एंड ग्रेटेस्ट टर्म, आप हेडिंग दे सकते हैं मिडिल टर्म एंड वर्सेस ग्रेटेस्ट टर्म। ग्रेटेस्ट टर्म जैसे मान लीजिए हम 1 प्लस एक्स के पावर 6 को एक्सपैंड करते हैं, ठीक है। 6c0 6c1x 6c2x स्क्वायर 6c3x क्यूब 6c4x का पावर 4, चलिए पूरा लिख दिया, x का पावर 5 और 6c x का पावर 6। हमने बोला था ये बीच वाले का बाइनोमियल कोएफिशिएंट ग्रेटेस्ट होता है, कंफ्यूजन यहीं से शुरू हो गया होगा। हमने क्या बोला था कि 1 प्लस x के पावर 6 के एक्सपेंशन में, n के एक्सपेंशन में बीच वाले का बाइनोमियल कोएफिशिएंट सबसे बड़ा होता है। बाइनोमियल कोएफिशिएंट बड़ा होता है, पता है, इसका वैल्यू 1, इसका वैल्यू 6, इसका वैल्यू 15, इसका वैल्यू 20। फिर उसी एग्जांपल को लिए जो पहले लिए थे, फिर 15, फिर 6 और फिर 1। तो बाइनोमियल कोएफिशिएंट सबसे बड़ा होता है। अब टर्म सर क्या हो गया, देखिए जब टर्म होगा ना x का कुछ मान दिया जाएगा। जैसे मान लीजिए कि हम x का मान 1/2 दे दें, ठीक है। जैसे हम x का मान कितना दे दें 1/2 इसमें, तो हर टर्म में 1/2 रख के देखिए क्या होगा। बाइनोमियल कोएफिशिएंट मिडिल टर्म का ग्रेटेस्ट होता है, इससे बड़ा कंफ्यूजन होता है। पर जब टर्म की बात करेंगे तो टर्म में अगर यहां पर a होता तो मान लीजिए a का मान क्या है 1 और x का मान क्या है कितना 1/2, तो देखिए ये कितना हो गया at x is equal to 1/2, ये 1 ही रहेगा। ये आपका 6 into 1/2 3 हो जाएगा। ये 15 into 1/2, तो 15 into 1/2 आपका कितना हो जाएगा 15 into 1/2 नहीं 15 into 1/4, ये 15/4 हो गया। ये आपका क्या हो गया 20 into 1/8, तो 20 into 1/8 आपका कितना हो गया 20 into 1/8 आपका हो गया 5/2, ठीक है। फिर आपका अगला टर्म क्या हो गया, जो भी होगा आप लिख लीजिएगा। ये हो गया 15 64 15 होगा 15/16, फिर ये आपका हो गया 6/32, और भी सॉल्व कर सकते हैं, और ये 1/32 तो 1/64 ऐसे। अब देखिए तो जब x का वैल्यू 1/2 रखा तो सबसे बड़ा कौन सा मिल गया, क्या ये बीच वाला सबसे बड़ा है, हो भी सकता है पर यहां पे नहीं है। ये आपका 2.5 है और ये आपका क्या है, ये आपका 3.75 है। तो सबसे बड़ा टर्म क्या हो गया 15/4 हो गया। तो मिडिल टर्म का ग्रेटेस्ट कोएफिशिएंट होता है बाइनोमियल के लिए। और लेकिन बोले जब टर्म, तो टर्म में जब बाइनोमियल का टर्म अगर a और x दोनों मेंशन है तो a का कुछ मान और x का कुछ वैल्यू मेंशन होगा, और उस वैल्यू के लिए सबसे बड़ा टर्म क्या होगा। आई बात समझ में, टर्म बाय टर्म उसका तरीका बिल्कुल अलग है। तो ये हमने थोड़ा सा आज क्लियर कर दिया आपको। कुछ कंफ्यूजन अगर होगा, जैसे मैंने कुछ लोगों को फोन पे बताया था, पर बाकी लोग अगर को जानना चाहिए था मिडिल टर्म और ग्रेटेस्ट टर्म में अंतर, दोनों एकदम दो अलग अलग अप्रोच है। कंफ्यूजन का वजह अब देखते हैं कि बाइनोमियल कोएफिशिएंट मिडिल टर्म का ग्रेटेस्ट होता है, वहीं से कंफ्यूजन आ जाता है। टर्म एकदम अलग चीज है। टर्म में यहाँ पे ax कितना होगा उसका एक पर्टिकुलर वैल्यू के लिए निकलता है। अगर हम x का वैल्यू यहाँ से चेंज कर देंगे, है ना 1/2 में ये ग्रेटेस्ट टर्म मिल रहा है ना, अगर हम x का वैल्यू यहाँ से चेंज कर देंगे हो सकता है कोई और ग्रेटेस्ट टर्म मिल जाए, ठीक है। अब आइए प्रॉपर्टीज ऑफ बाइनोमियल कोएफिशिएंट्स, ये बहुत जरूरी है। कुछ क्वेश्चंस हमने लिख के रखे हैं जो बहुत अच्छे क्वेश्चंस हैं, बड़े हैं, पेशेंस रखना है। चलिए तो अभी हम करते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ एनसीआर। प्रॉपर्टीज ऑफ एनसीआर। देखिए पहला प्रॉपर्टी हम बता चुके थे। पहला प्रॉपर्टी हम क्या बता चुके थे,
NCR is equal to NCK implies either R is equal to K or R plus K is equal to N. है फॉर एग्जाम्पल आपका क्या था, हमने बोला था 14C5 किसके बराबर होगा, 14C9 के, या हमने कहा था अगर 14CX 14C अगर 8 है तो x का एक वैल्यू तो आप सीधा 8 लिख सकते हैं, सीधा तो बराबर हो गई, और दूसरा आप क्या लिख सकते हैं, x plus 8 is equal to 40, मींस x का वैल्यू क्या लिख सकते हैं 6। इसकी चर्चा हो गई थी। इसी का स्पेशल केस है, इसी का स्पेशल केस हम लोग क्या लिखते हैं, NCR is equal to NC n minus R। ठीक है, जो कुछ लोग हमसे ये पूछ लिया सर इसको क्या कहते हैं, शुरू में बताया था इसको फैक्टोरियल कहते हैं, ऐसा कंफ्यूजन अब नहीं होना चाहिए, कुछ कॉमन सेंस लगा लीजिए। हम नहीं लिखते हैं, किताब में लिखा था ये वाला लिखते हैं ताकि वो क्लियर विजुअलाइज हो, लेकिन 4 ये साइन के साथ क्या होगा, ये भी फैक्टोरियल है। और इसमें देखिए, इसमें आप कह सकते हैं, एक और फैक्ट कह सकते हैं, बाइनोमियल कोफिशिएंट्स ऑफ a plus x to the power n equidistant from the beginning and the end, from the beginning and the end are equal। ये बात समझ में आई। जैसे जब हम इसको एक्सपैंड करते हैं तो पहला NC0 सिर्फ बाइनोमियल कोफिशिएंट की बात हो रही है, दूसरा NC1, लास्ट में आपका क्या NCn x to the power n, उसके पहले क्या NCn minus 1 ax to the power n। ये बात समझ में आ रही है ना। तो NC0 किसके बराबर था, NCn क्या, पास्कल ट्रायंगल से भी देख सकते हैं। NC1 किसके बराबर था, NCn minus 1 के, यही प्रॉपर्टी है, लैंग्वेज में कहते हैं बाइनोमियल कोफिशिएंट ऑफ a plus x to the power n इक्विडिस्टेंट फ्रॉम बिगिनिंग एंड एंड। इस लाइन पर समझिएगा, मतलब शुरू से हम जितना आगे बढ़े और इधर से जितना आ जाए, पीछे की ओर से जितना इधर बढ़े, वो आपका क्या होगा, वो आपका बराबर होगा। ये शुरू से RX टर्म है और एंड से R प्लस, शुरू से R प्लस 1x टर्म है और एंड से R प्लस 1x टर्म है, पूरा का पूरा एक ही चीज है। पहला प्रॉपर्टी आपको समझ में आ गया, प्रॉपर्टी ऑफ NCR में। इसके बारे में ध्यान तो इतना ही रखना है, बाकी बहुत सारी बातों को मैंने लिखा, लैंग्वेज को लिखा। यहाँ पर एक चीज और बता दे, NCR a to the power, मान लीजिए n minus RX to the power R, इसका बाइनोमियल कोफिशिएंट कितना है NCR, और कोफिशिएंट ऑफ x to the power R कितना है, तो NCR into a to the power n minus R, दोनों में अंतर है। इसका बाइनोमियल कोफिशिएंट कितना है, तो NCR, और x के पावर r का कोफिशिएंट कितना है, तो NCR a to the power n minus R। तो यहां बाइनोमियल कोफिशिएंट बराबर होने की बात हो रही है। चलिए सेकंड प्रॉपर्टी से हम आते हैं। पहला प्रॉपर्टी आपने लिख लिया होगा, प्रॉपर्टी नंबर 2, ये आपका सेकंड नंबर प्रॉपर्टी है, R into NCR n into n minus 1 CR minus। ठीक है, इस प्रॉपर्टी को भी आप देखिए। अगर आप इसका प्रूफ देखना चाहिए, बहुत सिंपल सा प्रूफ है भाई। अगर आप इसका प्रूफ देखना चाहते हैं, बहुत सिंपल सा प्रूफ है, R into NCR, ये आपका कितना हो गया, R n फैक्टोरियल बाई n minus R फैक्टोरियल into R फैक्टोरियल। ठीक है, अब आपको इसको किस में लाना है, इसको आपको लाना है n minus 1 CR minus 1, तो R फैक्टोरियल। अब ये देखिए, इसको हम लिख सकते हैं n into n minus 1 फैक्टोरियल, और इसका आप एडजस्टमेंट कीजिएगा n minus 1 minus R minus 1। ये एडजस्टमेंट इसलिए हो गया ना कि ये -1 और -1 आपका क्या हो गया, कैंसिल हो गया, और इसको आप क्या लिख सकते हैं, R into R minus 1। बताया था ना, फैक्टोरियल से बाहर आएगा 10 फैक्टोरियल का बताया था, 10 into 9 फैक्टोरियल। तो ये आपका R और R कैंसिल हो गया। इसके बाद आपका ये कितना बच गया, देखिए तो ये जो आपका बच रहा है, ये देखिए तो इसका इसी का डिफिनेशन n minus 1 CR minus 1 है। ठीक है, तो ये n तो बाहर बच गया, और इसके साथ क्या हो गया, n minus 1 CR minus 1। अगली क्लास में यूज करेंगे इसको हम,
समेशन में, ठीक है। थर्ड प्रॉपर्टी, ये इसका प्रूफ आप खुद से कर लीजिएगा, वो इसी का लगभग एक नया केस है NCR बाई R+1 n+1 CR+1 अपॉन n+1। सेम चीज है, ये n आपका n-1 रिड्यूस हो रहेगा। आप इसको इस तरफ से देखेंगे ना तो n+1 आपका रिड्यूस हो रहा है किसमें, n में। आप इसका LHS से बढ़ेंगे तो थोड़ी दिक्कत आपको हो सकती है, थोड़ी दिक्कत हो सकती है। आप इसको प्रोसीड करेंगे किससे, हम प्रूफ छोड़ दे रहे हैं, प्रोसीड फ्रॉम RHS। बस सेम काम करना है, जैसे इसको n से हमने n-1 में बदल लिया फैक्टोरियल में, और इस r को हमने r-1 में बदल लिया। सेम काम है यहाँ n+1 फैक्टोरियल को आप n फैक्टोरियल में बदलेंगे और r+1 फैक्टोरियल को r फैक्टोरियल में चेंज करेंगे, ठीक है। सेम है। नंबर 4 आप देखिए, 4 नंबर आपका है NCR प्लस NCR+1 n+1 CR+1। इसका भी प्रूफ हम आपके लिए छोड़ देते हैं, पर यहां पे जो कुछ हम समझाना चाह रहे हैं, दो बाइनोमियल कोफिशिएंट आपका ऐड हो सकता है अगर इसका डिफरेंस 1 हो, और ऐड होने पर क्या होता है, इसको ध्यान रखिएगा, ऐसे नहीं आता। ऐड होने पर क्या होता है, इस दोनों में से एक वैल्यू बढ़ जाएगा और इसमें से जो बड़ा वाला है वो वाला लेंगे, इसमें जो बड़ा वाला है वो वाला हम लेंगे। फॉर एग्जाम्पल अगर हम कहें 14 से 7 प्लस 14 से 6 क्या होता है, तो देखिए 14 सेम है और इसमें एक का डिफरेंस है कंजुगेटिव में, तो ये ऐड हो जाएगा। ऐड होकर क्या होगा, 14 एक बड़ा हो जाएगा 15, और इसमें से क्या लेंगे, इसमें से जो बड़ा है, इसमें से जो बड़ा है वही लेंगे, इसमें से जो बड़ा वही लेंगे। क्या बड़ा, 7। देखिए इस प्रॉपर्टी को बहुत लोग ऐसे भी लिखते हैं NCR-1 प्लस NCR, तो वो लिखेंगे n+1 CR, और आपके लिए थोड़ा प्रॉपर्टी बदल गया। नहीं, प्रॉपर्टी नहीं बदला, ये दोनों कॉन्जुगेटिव कोएफिशिएंट है। क्यों है, क्योंकि r-1 और r, तो ये ऐड हो सकता है। ऐड होने का क्या तरीका, ऊपर वाला एक बढ़ जाएगा और नीचे वाला दोनों में हम क्या लेंगे, नीचे वाले दोनों में हम क्या करेंगे, नीचे वाले दोनों में हम जो बड़ा है उसको लेंगे। सही बात समझ में। चलिए प्रूफ हम छोड़ देते हैं, अगर आप प्रूफ खुद से करने का प्रयास कीजिएगा। एक्चुअली यहाँ पर हम एक क्वेश्चन बताएंगे 14, 15, 16 टर्म, उसमें जो प्रोसेस यूज करेंगे ना वही प्रूफ में यूज होता है। तो आपको हम प्रूफ करने दे देंगे, आप खुद से एक बार करके देखिएगा और हिंट वहां पे दे देंगे, हो जाएगा ये, ठीक है। मेन यही प्रॉपर्टी है 4, और हम 2 प्रॉपर्टी अपने से एडिशनल लिख देते हैं। एक आपको हमने प्रूफ करने दिया भी था पहले, इसको हम बहुत बार ना सीधा यूज कर लेंगे। NCR/NCR+1, ये R+1 अपॉन n-r, ये हमने प्रूफ करना आपको किसी एक असाइनमेंट में दे दिया था। इसको हम यूज करते हैं पर शॉर्टकट के हिसाब से ऑब्जेक्टिव एग्जाम में। प्रूफ इसका बहुत आसान है, चलिए 1 लाइनर कर देते हैं। देखिए लेफ्ट हैंड साइड ये आपका क्या हो गया, n फैक्टोरियल बाई n-r फैक्टोरियल, इसको इतना ही लिखेंगे ना, और ये क्या लिखेंगे, ये लिखेंगे n फैक्टोरियल, नीचे में इस दोनों का डिफरेंस क्या होगा, n-r-1, और इसका डिफरेंस क्या होगा, r+1। तो अब ये समझ लीजिए, ये आपका क्या है, n-r-1 r+1, और ये आपका कितना है, n-r, और प्रूफ हम इसका जानिए, अगर भूल गया तो 2 लाइन में हो जाता है। चलिए इसके बाद आपका ये कितना हो गया, ये आपका हो गया n-r-1 r+1 into r फैक्टोरियल, और ये आपका कितना हो गया, ये आपका हो गया n-r, हम करते चले जा रहे हैं, पीछे बहुत कुछ समझाए हैं, into r फैक्टोरियल। ये वाला से हम एक बाहर निकाल लिए, और इसमें से इस वाले से अगर हम एक बाहर निकालेंगे तो इससे जो एक छोटा नंबर है, इससे जो एक छोटा नंबर है, वो एक छोटा नंर क्या होगा, n-r-1, सब कैंसिलेशन हो गया, ये कैंसिल हो गया और ये कैंसिल हो गया, ये चीज आपका आ गया, ठीक है। अब देखिए नंबर 6, ये मैंने एक असाइनमेंट में आपको बना दिया है। 5 और 6 ना मेन प्रॉपर्टी नहीं है,
बट हम लोग बहुत सारी चीजें ना ऑब्जेक्टिव एग्जाम के हिसाब से प्रॉपर्टी में डालते चले जा रहे हैं, मेन नहीं करने का तो मेन लाइन में इसकी पढ़ाई नहीं होती है। पर ये वाला आप याद रखिएगा, ये होता है 1 into 3 into 5 into 7 into 2n minus 1 into 2 to the power n by 2। ये हम प्रॉपर्टी में इसलिए डाल रहे हैं ना, हम पिछले कुछ साल के क्वेश्चन में देखे हैं आंसर इतना आता है, लोग ऑप्शन ये दे देते हैं और नन ऑफ दीस दे देते हैं। आंसर इतना आएगा और ये वाला आंसर नहीं देंगे, एक ऑप्शन ये रहेगा और एक ऑप्शन नन ऑफ दीस रहेगा। तो आपको समझ लेना है कि ये इतना होता है, याद ही कर दीजिए। ऑब्जेक्टिव एग्जाम में फास्ट स्पीड करने के लिए कुछ चीज ध्यान में रखना होता है, या कम से कम इतना ध्यान में रखना है कि हाँ सर ने ऐसा कुछ बताया है। तो देखिए अब इसमें देखिए एक बार हम फिर से इसका प्रूफ हम कर चुके थे, पर कर दें। ये आपका लेफ्ट हैंड साइड कितना है 2n फैक्टोरियल, चलिए सर फैक्टोरियल हम ऐसे लिखते हैं 2n फैक्टोरियल अपॉन, हालांकि हम बहुत कभी लिखे नहीं है बोर्ड पे, हम लिखना नहीं चाहते n फैक्टोरियल, ठीक है। और इसको हम सीधा सीधा ब्रेक करेंगे। नॉर्मली हम फैक्टोरियल को अपोजिट डायरेक्शन से रिवर्स ऑर्डर में ब्रेक करते हैं, ये सीधा करेंगे 1 into 2 into 3 into 4 5 into 6 into 2n minus 1 into 2n। नीचे में एक को आप ब्रेक कर दीजिए 1 into 2 into 3 into 4 into n और n फैक्टोरियल। चलिए इस बार ऐसा ही लिख दिया, हमने कहा था n फैक्टोरियल, अच्छे से n फैक्टोरियल। अब देखिए ये 2 दूना 4 कैंसिल होगा, ये 3 दूना 6 कैंसिल होगा, ये 4 दूना 8 कैंसिल होगा। जितना भी इवन नंबर है, जितना भी इवन नंबर है सारा नंबर कैंसिल हो जाएगा। जितना भी इवन नंबर है वो कैंसिल होगा नीचे वाले से, लास्ट में n किससे कैंसिल हो जाएगा 2 से। तो ये कुछ कैसा दिखेगा 1 into 2 3 into 2 5 into 2 2n minus 1 into 2। जो हमने वहां पे लिखा था यहाँ पे बताया, थोड़ा तरीका हमने बदल दिया, जानबूझकर बदलते रहते हैं, हर एंगल से आप देख लीजिए। तो इसमें जितना भी इवन नंबर है नीचे वाले से कैंसिल होगा। तो ये जो 2 है आपका कितने बार आएगा, टोटल 2n टर्म्स था, टोटल कितना टर्म्स था, टोटल टर्म्स था 2n। तो ये कितने बार आएगा n बार आएगा, यही 2 to the power n और ऑड वाला बचेगा 1 3 5 7। कुछ लोग एक्चुअली बोले थे सर नहीं समझ रहे, पर ऐसा कुछ नहीं था, समझना चाहिए। तो ये 6 प्रॉपर्टी, कुछ प्रॉपर्टी आज यूज करेंगे, कुछ प्रॉपर्टी अगले दिन यूज करेंगे, कभी कभी कॉम्बिनेशन में भी यूज कर देंगे, पर ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए अब क्वेश्चंस पे आ जाइए। सबसे पहला क्वेश्चन लिखिए, f कोफिशिएंट ऑफ, ये सब बहुत कॉमन क्वेश्चन, इसके लिए हम देखिए वहां पे क्वेश्चन पे नहीं लिखे हैं, लिखना पड़ता है जब डेटा पे क्वेश्चन होता है। इस तरह का क्वेश्चन तो तुरंत फ्रेम हो जाता है। f कोफिशिएंट ऑफ r plus 3th term and 2r minus 1th term in 1 plus x to the power 46 r equal 5r। ठीक है, इसमें अगर आपका कोफिशिएंट इक्वल है तो r का मान निकालिए। अब देखिए सर कोफिशिएंट या बाइनोमियल कोफिशिएंट, तो इसमें कोफिशिएंट और बाइनोमियल कोफिशिएंट बात बराबर होगी। जैसे अगर हम for 1 plus x to the power 46 अगर हम आपका लिखें tr plus 3, तो ये आपका tr plus 3 कितना होगा, ठीक है, ये आपका tr plus 3 कितना होगा, ये आपका tr plus 3 होगा 46 cr plus 2 और x to the power कितना r plus 2। फिर हम अगर लिखें, बोलता क्वेश्चन में थोड़ा डेटा आगे पीछे हो गया, चलिए देख लेंगे, चेंज कर देंगे t2r minus 1, तो ये आपका कितना हो जाएगा 46x, ये कितना हो जाएगा 2r minus 2 है ना। इससे एक प्लस करेंगे और इससे एक प्लस करेंगे, 1 का तो कोई भी पावर है 1 ही रहेगा, और x to the power आपका कितना हो गया, x to the power आपका हो गया 2r minus, तो ये दोनों आपका बराबर है, आपका ये दोनों बराबर है। क्वेश्चन समझ में आई, बात समझ में आई, आपका ये दोनों बराबर है।
हमको लगता है 46 को अगर ऐड कर लें 46 को हम जरा 48 कर ले तो काम ज़्यादा आसान हो जाएगा। थोड़ा सा क्वेश्चन चेंज कर देते हैं, 46 में कोई आंसर नहीं आ रहा, मान लीजिए इसको 48 कर देते हैं। चलिए आप भी करेक्शन कर लीजिए, मान लीजिए 48 कर देते हैं, ऐसे आंसर ना भी आएगा। तो क्या लिख रहा है, कोफिशिएंट इक्वल है, तो कोफिशिएंट इक्वल है कहने का क्या अर्थ है, कोफिशिएंट इक्वल है कहने का क्या अर्थ है, कहने का अर्थ है कि 48 सी आर प्लस 2 ये किसके बराबर है, 48 सी आर प्लस 2 किसके बराबर है, ये आपका बराबर है 48 सी 2 आर माइनस 2 के। 48 सी आर प्लस 2 किसके बराबर है, 48 सी 2 आर माइनस 2 के। तो पहला प्रॉपर्टी याद कीजिए, एनसीआर इज इक्वल टू एनसी के, पहला प्रॉपर्टी याद कीजिए, उससे क्या होगा, आइदर r प्लस 2 इज इक्वल टू 2r माइनस 2 और r प्लस 2 प्लस 2r माइनस 2 इज इक्वल टू 48। पहला प्रॉपर्टी यही था ना, एनसीआर इज इक्वल टू एनसीके, क्या इंप्लाइज करेगा, r इज इक्वल टू k और r प्लस k इज इक्वल टू n, r इज इक्वल टू k और r प्लस k इज इक्वल टू 1। तो यहां से कुछ सॉल्व होगा, यहां से हमको लगता है कि r का वैल्यू 4 आ रहा है और यहां से r का वैल्यू क्या आएगा, ये कैंसिल हो गया, 48/3 क्या आएगा 16। तो अगर आप देखा जाए तो नॉर्मली आंसर जो है r इज इक्वल टू 4 होगा, बट ऑप्शन में देते नहीं है क्योंकि 4 देने पर चीज आसान है, 48C6 और 48C6, लेकिन r का वैल्यू यहाँ पे आपको नॉर्मली एग्जाम में क्या आएगा 16, क्योंकि इससे क्या मिलेगा 48C18, 48C18 किसके बराबर है 48C30 के। बट आप आंसर r ले सकते हैं, जब तक ऐसा नहीं लिखा हुआ है कि दोनों अलग अलग टर्म है, इसलिए r का वैल्यू क्या हो गया, इसलिए r का वैल्यू हो गया 16। नॉर्मली ये आंसर होगा, ये डिफरेंट टर्म देगा, बात को समझ लीजिए, ये डिफरेंट टर्म्स से आएगा और ये क्या, ये सेम टर्म ही दे देगा। डिफरेंट कहने का अर्थ यहाँ पर क्या मिला, 16 रखने पर 48C18 बराबर 48C30 और यहाँ पे आपका क्या मिला, सेम टर्म क्या मिला, 4 रखिएगा तो 48C6 और 48C6। तो नॉर्मली डिफरेंट टर्म वाला आंसर होता है, लेकिन आंसर अगर कहेंगे सर 4 होगा तो हाँ बिल्कुल होगा। प्रॉपर्टी समझ में आया, कुछ सवाल आपको हम इस पे देंगे, थोड़ा आगे बढ़ते हैं। ये आज का पहला क्वेश्चन था, आसान था, अब आगे बढ़ते हैं, हमने क्वेश्चन वहां पर लिख कर रखा है, आप लिख लीजिए और एक से एक क्वेश्चन आपको मिलेंगे, सब बड़े बड़े क्वेश्चन आज हम ले रहे हैं, ठीक है, आज हम सब बड़े बड़े क्वेश्चन ले रहे हैं। चलिए 46 में दरअसल कोई आंसर नहीं आ रहा था, इसलिए हमने थोड़ा सा डेटा चेंज कर दिया और ये आपको ध्यान में रखना होता है कि अगर आप फ्रैक्शन या नेगेटिव आ गया तो आंसर नहीं होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे, नंबर 2, प्रूव दैट, ध्यान से आप देखेंगे, प्रूव दैट हमने लिखा हुआ है 47C4 प्लस सिग्मा r इज इक्वल टू 1 to 5, 52 माइनस r C3 इज इक्वल टू 52C48, ठीक है। तो चलिए समेशन वगैरह का तो साइन आपको क्लियर है, एकदम देखते चले जाइए, कुछ भी बहुत कॉन्सेप्चुअल नहीं है, सिर्फ कैलकुलेशन बेसिस का बात है, इसमें कैलकुलेशन बेस है सब कुछ। हम कैलकुलेशन एक बार कर दे रहे हैं ताकि आपको थोड़ी आसानी हो, फाउंडेशन बैच, टारगेट बैच में तो थोड़ा सा हम इसमें स्ट्रिक्ट होते हैं कि आपको ये मालूम होना चाहिए। देखिए इसमें क्या है, टारगेट वाले जो हैं वो उनको इतना करने आना चाहिए। लेफ्ट हैंड साइड आपका कितना है 47C4, इसको ब्रेक कीजिए, r का मान 1 रखेंगे तो क्या होगा 51C3, r का मान 2 रखेंगे, यहाँ क्या होगा 50C3, फिर क्या हो जाएगा 49C3, फिर क्या हो जाएगा 48C3, फिर क्या हो जाएगा 47C3। तो अब कैसे सेम होगा, तो देखिए ये दोनों सेम, ये दोनों ऐड होगा, प्रॉपर्टी नंबर 4, ये दोनों ऐड होगा, प्रॉपर्टी नंबर 4 याद रखना है, जब ऊपर वाला सेम है और नीचे वाले का डिफरेंस एक है तो ऐड होता है। और इसके पहले हम एक लाइन और लिख लें, इसको रिवर्स ऑर्डर में लिख लें, 47C3
48C3, 49C3, 50C3 और 51C3। ऑर्डर इसलिए चेंज कर दिया कि अब ये दोनों ऐड होगा। प्रॉपर्टी नंबर 4 याद कीजिए, प्रूफ हम नहीं बताया, जरूर से कीजिएगा। क्या बताया था, दोनों सेम है तो एक बढ़ जाता है और नीचे में जो बड़ा वाला वो होता है, सही याद रखना है। तो दोनों सेम है तो ये 48 हो जाएगा और नीचे 3 और 4 में 4 बड़ा है तो 48C4, साथ में ये क्या हो जाएगा 48C3, फिर आपका क्या हो गया 49C3, फिर क्या हो गया 50C3 और फिर क्या हो गया 51C3। ये इसमें ऐड होकर आया था, ठीक है, लेकिन ये दोनों फिर से ऐड होगा, सेम प्रोसेस है, बिल्कुल ऊपर वाला सेम है, नीचे में एक का डिफरेंस है। तो ये आपका क्या हो गया, ये आपका हो गया 49C, ये आपका हो गया 49C, कितना हो गया 4, ये एक बढ़ गया इसमें से बड़ा वाला, फिर बाद में क्या बच गया ये 49C3। सर तो बड़ा मजेदार आ गया, बिल्कुल टर्म हमने छोटा लिया, अगर ज्यादा टर्म होगा तो आपको अंदाजा लगा लेना होगा। अभी हम सारे टर्म करते चले जा रहे हैं। तो ये फिर कितना हो गया, ये दोनों मिलकर अब ये, ठीक है, ये दोनों मिलकर अब कितना हो गया, तो ये दोनों मिलकर आपका हो गया 50C4 प्लस 50C3 प्लस 51C3। अब ये दोनों मिलकर आपका कितना हो गया, ये दोनों मिलकर हो गया 51C4, ऊपर वाला एक बढ़ जाता है, नीचे में बड़ा वाला, प्लस 51C3। अब ये दोनों कितना हो गया 52C4। तो सर ये जो 52C 48 था, बिल्कुल 48 था, क्योंकि फिर से प्रॉपर्टी यूज कर दी हम 52C 48, सीधा लिख दिए। कौन सा प्रॉपर्टी यूज कर दिए हमको बताना पड़ेगा, नहीं सर समझ गए, बिल्कुल कौन सा प्रॉपर्टी यूज कर दिए, हम प्रॉपर्टी यूज किए NCR इज इक्वल टू NC। ये खूब होता है बाइनोमियल में, NCN माइनस R। क्लियर है ये क्वेश्चन। चलिए और क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, ठीक है। और इसी क्वेश्चन में जो हम कॉमन वगैरह लेंगे उसी में 4th नंबर का प्रूफ है, उसको आप कीजिएगा, जानबूझकर आपके लिए छोड़ दिए हैं कि हम बार-बार स्ट्रेस दे रहे हैं, प्रूफ आप कर लीजिएगा। इसी खाली कर दिया। फिर अगला क्वेश्चन लीजिए, अगला क्वेश्चन नंबर 3। If 3 consecutive coefficients of 1 plus x to the power n are, नंबर हमने लिखा था 165, 330 and 462, फाइंड n। चलिए हम क्वेश्चन से यहाँ डेटा लिखे हुए हैं, ठीक है, ये 84 है। चलिए यहां तक हम पहुंच गए। देखिए क्वेश्चन थोड़ा बड़ा है, कैलकुलेशन ध्यान से देखिएगा। हम क्या लिखेंगे, let 3 consecutive coefficients, let 3 consecutive coefficients, सर coefficients या binomial coefficients, तो 1 plus x के पावर n में कोफिशिएंट और बाइनोमियल कोफिशिएंट एक ही होगा, समझ रहे हैं ना। अभी हमने क्या बताया कि NCR a to the power n minus r x to the power r, बाइनोमियल कोफिशिएंट NCR है और x के पावर r का कोफिशिएंट ये पूरा का पूरा है। लेकिन जब a का मान 1 हो जाए तो सिर्फ क्या बचेगा NCR। इसलिए इसमें आप देखिएगा कभी भी टर्म बाइनोमियल लिखते नहीं है, लिख सकते हैं लिखते नहीं है, क्योंकि यहाँ कोई कंफ्यूजन नहीं है। जो बाइनोमियल कोफिशिएंट होगा वही हमारा क्या होगा, वही हमारा कोफिशिएंट होगा, जो बाइनोमियल कोफिशिएंट होगा वही कोफिशिएंट होगा। तो ले 3 consecutive coefficients भी NCR plus 1 NCR plus 2, ठीक है, ये R plus 1 s term, R plus 2 s term, R plus 7 लगातार ठीक मान लिया। अब कहीं से मान सकते हैं, ठीक है, बहुत लोग NCR minus 1 NCR और NCR plus 1 भी मानते हैं। तो आपका गिवन क्या है, ठीक है, आपका गिवन है, हम यहाँ पे थोड़ा लिखना चाहिए, हमको ऊपर जगह ज्यादा चाहिए। NCR आपका कितना है, ये आपका है 165 और NCR plus 1 कितना है, NCR plus 1 आपका कितना है 330 और फिर आपका कितना है NCR plus 2 कितना है, ये 462।
इसको हम कैसे सॉल्व करते हैं? अच्छा अच्छा, इसमें 4 वाले का प्रूफ नहीं है। अच्छा, इसको हम कैसे सॉल्व करते हैं, इसको आप ध्यान से देखिए, इसको हम कैसे सॉल्व करते हैं। सॉल्व करने का तरीका क्या है? ये दो अननोन है, एनसीआर में दो ही अननोन है। कौन कौन सा अननोन है? अननोन है एन और आर, लेकिन आपको 3 इक्वेशन चाहिए। कैसे चाहिए इसको आप देखिए। सबसे पहले 1 डिवाइडेड बाई 2, ये आपका क्या देगा? ये आपका देगा एनसीआर बाई एनसीआर प्लस 1, 165 बाई 330। और इसको आप सॉल्व कीजिए। एक्चुअली इसी को सॉल्व करने के लिए ना हम प्रॉपर्टी लिख लेते हैं। ये आपका इसका डबल है, देखिए 165 का डबल 1/2। हम प्रॉपर्टी 5 एक्चुअली इसी केस के लिए लिख लेते हैं। ये आपको प्रूफ करवा दिए थे ना अभी, और हम याद रखने का तरीका बनाए हुए हैं, हम जो अपने तरफ से बनाए हुए हैं। जो कि एग्जाम में स्पीड लेना होता है कि ये r+1 ऊपर चला गया और n और r का डिफरेंस नीचे आ गया। ऊपर में कम लिखे, नीचे में ज्यादा वाला लिखे, फिर क्या है तो ये वाला यहां चला गया और इस दोनों का डिफरेंस यहां आ गया। यही तरीका है, तो इससे हमारा काम आसान होता है। पिछले जो ग्रेडेड टर्म बताए थे उसमें आप इसको यूज कर सकते थे। जो लिखना है उसको आप लिख लीजिए, जो लिखना है वो आप इसको लिख लीजिए, ठीक है। और बहुत ध्यान से देखेंगे सारी प्रॉपर्टी को। ये आपका कितना हो गया? ये आपका कितना हो गया? ये आपका हो गया 2r+2 और n-r। इसको इधर से गुना किया, गुना कर दिया, तो ये आपका n-3r कितना हो गया? 2 हो गया। ये इक्वेशन 4 मान लीजिए। तो इससे n और r सॉल्व करने का तरीका, कंसेक्यूटिव वाले को डिवाइड करते हैं और डिवाइड करने पर ये रिजल्ट आता है। नंबर 4 ऐड करने पर आता है, नंबर 5 किस पे आता है? डिवाइड करने पे आता है। तो चलिए अब फिर हम डिवाइड करेंगे। नीचे आपने लिख लिया है ना, इस बार हम डिवाइड करेंगे किसको? 2 डिवाइडेड बाई 3 गिव्स। तो दो नंबर 2 कितना है? एनसीआर प्लस 1 बाई एनसीआर प्लस 2। और ये किसके बराबर है? ये बराबर है 330 बाई 462। पहले तो इसको लिख लीजिए इसके बेसिस पे। अभी हमने क्या बोला था? इसको ऊपर लिखते हैं और इस दोनों का डिफरेंस नीचे लिखते हैं। तो लाइकवाइज यहां पे क्या करेंगे? ये आप जरूर से प्रैक्टिस कीजिए, आप समय बहुत बचा देगा। ये r+2 ऊपर लिखेंगे और इसका डिफरेंस क्या लिखेंगे? नीचे लिखेंगे। ये कैसे कैंसिल होगा? तो हमको लगता है 11 से कैंसिल हो रहा है, ठीक है। 11 से कैंसिल हो रहा है ना। 11 या 30 और ये क्या हो गया? 11 44 और 11 या 30 बाई 42। ये और भी कैंसिल हो रहा है, हमको लगता है ये 5 से कैंसिल हो रहा है। तो ये कितना हो गया? 5/7। तो चलिए इसको भी हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर लें। ये आपका क्या हो गया? ये आपका हो गया 7r प्लस 14 और इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो 5n माइनस 5r माइनस 5। अब समझ रहे होंगे बात? ये ब्रैकेट पड़ेगा तो क्या हो जाएगा? दोनों माइनस 5n 5r और 5r और 5 माइनस में साइड चेंज किए तो 5n को प्लस रहने दें, तो 5n माइनस ही कितना हो गया? 12r किसके बराबर हो गया? 19। अब 1 और 2 आप सॉल्व कर लीजिए। 1 और 2 को कैसे सॉल्व करेंगे? 1 2 नहीं 4 माना तो 1 2 3 इधर माना था, 4 5 को सॉल्व कर लीजिए। तो हमको लगता है इसमें अगर आप 4 से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो काम हो जाएगा। मतलब हम लिख रहे हैं ये इक्वेशन 5 लिख रहे हैं, देखते चलिएगा। और इस इक्वेशन में हम ये वाला हम ये इक्वेशन लिखे हैं और इसमें हम 4 से मल्टीप्लाई करके लिख रहे हैं। तो 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा? 4m माइनस 12r। ये किसके बराबर हो गया? 8। और सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो क्या हो गया? ये माइनस हो गया, ये प्लस हो गया, ये माइनस हो गया। तो सीधा n का मान क्या आ गया? 11 आ गया। मेन पॉइंट क्या है कि जब इस तरह से कंसेक्यूटिव कोएफिशिएंट को हमको सॉल्व करना होगा तो डिवाइड करके लीनियर इक्वेशन बनाते हैं। बाइनोमियल कोएफिशिएंट का दो कंसेक्यूटिव टर्म को अगर हम डिवाइड करेंगे तो हमारा लीनियर इक्वेशन मिल जाएगा, ठीक है। और ये आप याद रख सके तो ठीक है, नहीं तो इसका प्रूफ आप प्रैक्टिस रखेंगे। तो n का वैल्यू आपका कितना है? n का वैल्यू 11 है। क्या तो r का वैल्यू भी निकाल सकते हैं क्वेश्चन में जैसा पूछा जाए।
चलिए एक और क्वेश्चन लिखते हैं, एक या दो क्वेश्चन और बताएंगे और काफी है। इस तरह का आपको हम टाइप एक तरह से बता दिए हैं, कैलकुलेशन सब एक ही तरह का है और कंसंट्रेशन ज्यादा रखना है। थोड़ी सी भी गलती कहीं पे हो जाएगी तो फिर ये प्रॉब्लम करता है। चलिए ये जो क्वेश्चन है वो हमने लिखा था, क्वेश्चन नंबर आज का 4 होगा। एव थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ टर्म्स ऑफ x plus a to the power n are respectively 84, 280, 560 फुल स्टॉप या कॉमा दे दीजिए, इफ से शुरू कर दिया है। फाइंड, देन वर्ड यूज नहीं करते, कॉमा दे देते हैं। फाइंड n x। देखिए क्या बेसिक डिफरेंस है दोनों क्वेश्चन में, कैलकुलेशन उसी तरीके से होगा। बट पिछले क्वेश्चन में आपका था बाइनोमियल कोएफिशिएंट, इस क्वेश्चन में क्या है, टर्म। पिछले क्वेश्चन में 3 कंसेक्यूटिव था तो हमने मान लिया था r NCR plus 1 NCR plus 2, बट यहाँ टर्म मेंशन है। कौन कौन सा टर्म मेंशन है, थर्ड है, फोर्थ है और फिफ्थ है। तो चलिए देखिए इसमें क्या होता है, दो पार्ट में जरा हम इसको बांट लें, ठीक है, वो जरूरत पड़ेगी, बड़ा थोड़ा है कैलकुलेशन। आपका सॉल्यूशन में हम T3 सीधा क्या लिखेंगे, n तो मालूम नहीं है तो NC2 है ना, x टू द पावर n माइनस 2 और कितना a स्क्वायर, ये किसके बराबर है 84। फिर हम क्या लिखेंगे T4 NC3 x टू द पावर n माइनस 3 a क्यूब, कितना लिखेंगे 280। और फिर आपका T5 कितना होगा NC5 x टू द पावर कितना, NC4 x टू द पावर कितना n माइनस 4 और a का पावर 4 कितना 560। 3 इक्वेशन 3 अननोन सॉल्व करना है। क्वेश्चन अब इरेज कर दें, हम जगह ज्यादा चाहिए इसमें, हमने पहले बोला क्वेश्चन इरेज करें थर्ड फोर्थ एंड फिफ्थ टर्म। तो कोएफिशिएंट और टर्म पे आप थोड़ा सा अलर्ट रहेंगे। मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन हमने देखा है कोएफिशिएंट पे ही होता है, पर टर्म पे भी आपको कुछ क्वेश्चंस मिलेंगे। अब देखिए इसमें आपका क्या है, फिर ऐसा ही करेंगे 1 डिवाइडेड बाई 2, तो ये आपका क्या होगा NC2 x टू द पावर n माइनस 2 a स्क्वायर डिवाइडेड बाय NC3 x टू द पावर n माइनस 3 a क्यूब, किसके बराबर, ये आपका हो गया 84 बाई 280। और फिर NC2 बाई NC3 को क्या लिखेंगे, अभी जो हम प्रॉपर्टी बार बार लिख रहे हैं, समझे हम 5 नंबर प्रॉपर्टी, हमने बोला था नॉर्मल मेन लाइन पर नहीं होता, बट अभी के समय से हमने क्रिएट कर लिया इसको, r प्लस 1 बाय n माइनस r हमने ऐसे क्रिएट कर लिया है। तो इसके हिसाब से ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 3 बाई ये r प्लस 1 के जगह नीचे वाला ऊपर चला गया 3, और इस दोनों का डिफरेंस नीचे आ गया, तो ये कितना हो गया n माइनस 2। उधर कैंसिलेशन जरूर होगा, 280 है ना, हाँ अगर आप सीधा पहाड़ा पढ़ सकते तो 28 3 84, 28 into 3 84 और 28 into 10 इतना सीधा पढ़ सकते हैं, तो ठीक है। अरे कुछ तो छोड़ दिया, हाँ सर छोड़ दिया, ये वाला छोड़ दिया ना। इस दोनों में कौन सा पावर ज्यादा है, ये पावर एक ज्यादा है ना, x होगा। और इस दोनों में कौन सा पावर ज्यादा है, ये पावर ज्यादा है तो ये होगा। कुछ लोगों को डाउट अभी भी होता है सर आप तुरंत लिख देते हैं, अरे तुरंत नहीं लिखते हैं। अगर ज्यादा समस्या आ रहा है x का पावर n माइनस 2 माइनस n माइनस 3, और इस लेवल पर अब ये समस्या नहीं चलेगा, ये कैंसिल हो गया और माइनस 2 प्लस 3 प्लस 1 हो गया। पावर एक ज्यादा है, ये एक पावर ज्यादा है, ऊपर एक डोमिनेट करेगा, ये एक पावर है एक डोमिनेट करेगा, ये बराबर हो गया किसके 3 बाई 10 के। आप 3 3 कैंसिल भी कर सकते हैं और आप क्या लिख सकते हैं, हम ऐसे लिख रहे हैं x बाई ये कितना लिख रहे हैं 3 3 कैंसिल हो गया n माइनस 2 बाई 10। चलिए यहाँ तक लिख के छोड़ दिया। अब n माइनस 2 इधर भी रख सकते हैं, तो जस्ट हमने इसको ओपन कर दिया, आगे पीछे कुछ भी आप कर सकते हैं। Likewise 2 डिवाइडेड बाई 3, तो 2 डिवाइडेड बाई 3 में आपको क्या मिलेगा, ठीक है, वहां से देखिए तो 2 डिवाइडेड बाई 3 NC3 x टू द पावर n माइनस 3 a क्यूब,
n c 4x to the power n minus 4a to the power 4, ये आपका कितना मिलेगा? ये आपका मिलेगा 280 560। सीधा लिख दें, आप बहुत बार बता दिए, 4 by n minus 3 इंटू ये आपका कितना हो गया, ऊपर में x ज्यादा है नीचे में ये ज्यादा है, ये आपका 1 by 2। तो आगे पीछे अगर हम करेंगे तो x by a इससे कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा n minus 3 by 8। एक्चुअली हमको पता था कि अगले बार में x by a ही आएगा, आप भी समझ लीजिए। हाँ सर ये तो बड़ा क्लियर था, इसलिए मैंने x by a को यहाँ पे कर दिया था नंबर 5। तो 4 और 5 से आपको क्या मिलेगा? फ्रॉम 4 एंड 5 हम देख से चले जा सकते हैं, हम इक्वालिटी करते हैं। फ्रॉम 4 एंड 5, फ्रॉम 4 एंड 5, तो 4 एंड 5 से मिलेगा n minus 2 by 10 किसके बराबर? n minus 3 by 8। ये 5 बार में, ये 4 बार में, एक ही बार में सॉल्व कर देंगे, एक बार में क्या, चलिए 4n minus 8 गलती भी हो सकता है, 5n minus 15 और ये इधर मिल जाएगा n आपका 7 सॉल्व हो गया। n आपका कितना सॉल्व हो गया? n आपका 7 सॉल्व हो गया। ये ठीक है, यहाँ तक ठीक है ना? लिख सकते हैं, आगे हम उधर इरेज करेंगे, आप लिख लीजिए। सीधा सीधा कैलकुलेशन है, कुछ खास नहीं है। हमको पहला इक्वेशन की जरूरत पड़ती है, इसको भी हम लाने देते हैं, ठीक है? इसकी जरूरत हमको पड़ती है, हम लाने देते हैं। अब आप लिखिए x और a कैसे निकलेगा? फ्रॉम 4 से आपका x by a कितना होगा? ठीक है, 4 से आपका x by a कितना होगा? तो 4 से आपका x by a होगा, n का मान कितना रखेंगे? 7 minus 2 by 10, 5 by 10, 1 by 2। अगर हम 5 से भी निकालना चाहते तो सेम रिलेशन आ जाता, इसलिए बहुत फायदा नहीं है। 5 से x by a कितना आ जाएगा? 1 by 2। नॉर्मल क्या लगता है कि इससे हम दो अलग अलग इक्वेशन निकाल लें तो मेरा x और a सॉल्व हो जाएगा, पर ऐसा यहाँ पे हो नहीं पाता है, दोनों को बराबर करके निकाल लेते हैं ना। तो x by a 1 by 2 इससे और x by 1 by 2 इससे आ जाएगा, कोई नया रिलेशन नहीं मिलेगा। यहाँ से आपको क्या मिल गया? 2x is equal to, इसलिए हमने 1 रिलेशन को रखा था, फ्रॉम 1। तो दरअसल 1 से क्या होगा? दरअसल 1 से क्या होगा? तो 1 से देखिए क्या होगा, nc2 मतलब कितना? 7c2, n का मान कितना रखा? 7, x का पावर n minus 2 कितना हो गया? 7 minus 2 कितना हो गया? 5। और a के जगह हम फिर से 2x रख दें, a कितना रख दें? 2x का स्क्वायर। ध्यान से समझिएगा, हम एक ही लिख लिए हैं, इसमें n का मान 7 रख दिया, ये 7 minus 2 5 हो गया, x को x रख दिया, और a को हमने कितना लिख दिया? a को हमने 2x लिख दिया, तो सारा किसमें चेंज हो गया? x में 84। इसको जरा हमने कैलकुलेट कर लें, ऊपर वाला हटा देते हैं, लगभग कैलकुलेशन हो गया। ये 7 into 6 by 2 into 1, ये 4 into x का पावर 7, समझ रहे हैं ना? ये 2 दूना 4 होगा, 7, ये किसके बराबर आ गया? 84। तो ये आपकी ये आपका कितना हो गया? x का पावर 7 कितना हो गया? काट कुट करें, 2 दूना 4, 12, अच्छा पूरा 1 आ गया, कर देख लीजिए, 1284 1 आ गया, खुद से कर दीजिए। तो x का वैल्यू कितना आ गया? x का वैल्यू 1 आ गया, इसलिए a का वैल्यू कितना आ गया? a 2x था, 2 into 1, a आपका क्या है? 2x का 2 आ गया, n का मान 7, ठीक है, n का मान 7, x का मान, a का मान 2, इसका आंसर हो गया। चलिए एक और क्वेश्चन बताते हैं, लोगों को बताना तो पहले लेकिन नहीं बताए, फिर फोर्थ का प्रूफ कॉमन लेना, उसको हम बता देते हैं। देखिए ये क्वेश्चन आपका क्या है, ये आपका क्वेश्चन है, अब मेरे ख्याल से नंबर 5 आज का लास्ट होना चाहिए। if 14th, if coefficient of, वर्ड हमको लिखना है, coefficient of 14th, 15th, 16th terms of 1 plus x to the power n, ठीक है, n are in AP, find n। पहले आपको जो लिखना है सो लिख लीजिए, सिर्फ कैलकुलेशन दिखा देते हैं, जो भी आपको लिखना था बहुत सारा हमने इरेज कर दिया। जैसे आप लिख लिए होंगे, मैथमेटिकल ज्यादा है ना, बहुत समय नहीं लगता है लिखने में, समय तब लगता है जब लैंग्वेज ज्यादा हो। तो आ जाता है 5 नंबर क्वेश्चन पे।
तो ये देखिए 5 नंबर क्वेश्चन में क्या है, आपका T14 क्या होगा, NC13 x to the power 13, T15 क्या होगा, NC14 x to the power 14, और T16 क्या होगा, NC15 x to the power 15। बात कोफिशिएंट की सिर्फ हो रही है, कोफिशिएंट ऑफ दिस। तो हमारा गिवन क्या है, फिर से हम दो पार्ट में बांटेंगे। हमारा गिवन क्या है, हमारा एक्चुअली गिवन है NC13, NC14, NC15 आर इन एपी, यही हमारा गिवन है। इसलिए आपका क्या हो जाएगा, 2 into NC14, NC13 प्लस NC15। इसका बस कैलकुलेशन देखिए, फोर्थ वाले का प्रूफ हम बार बार बोल रहे हैं, एक्चुअली उसमें कॉमन नंबर इस तरह का यूज हुआ है, और बार बार बोल दिया तो आप उसमें जरूर कर लीजिएगा, और नहीं हो तो हमसे मत पूछिएगा, फिर कीजिएगा, कभी ना कभी तो हो ही जाएगा, तब होगा तो पता चलेगा तो सर ठीक किया तो नहीं बताए थे। बहुत बार ज्यादा बताना खतरनाक हो जाता है। अब ये इसको हम पेशेंसली ब्रेक करते हैं। 2 n फैक्टोरियल n minus 14 factorial 14 factorial n factorial n minus 13 factorial 13 factorial और n factorial n minus 15 factorial 15 factorial। चलिए अब देखिए, ये तो n फैक्टोरियल कॉमन है। जो मेन बात हम पहले क्लास में बताए थे, इस तीनों में सबसे छोटा कौन है, पहले तो आ जाइए, 13, 14 और 15 में सबसे छोटा कौन है, 13 है, 13 है सबसे छोटा। मींस ये तीनों टर्म को, इसको भी हम 13 फैक्टोरियल में चेंज करेंगे, इसको किसमें चेंज करेंगे, 13 फैक्टोरियल में। ये बात समझना है, ठीक है। कैसे वो अभी हम लिखने जा रहे हैं। अब बताइए n minus 14, n minus 13 और n minus 15 में कौन छोटा है। ये बहुत बार न समझने में लोगों को दिक्कत होती है। अगर दिक्कत होगी तो n का मान 25 रख लीजिएगा, 30 रख लीजिएगा, 25 रखिएगा तो आपको पता चल जाएगा कि ये वाला सबसे छोटा है। वैसे मेन समझने का तरीका है कि जो जितना बड़ा सबट्रैक्ट होगा, ये 15 सबट्रैक्ट हुआ तो ये तीनों में क्या होगा, सबसे छोटा होगा। मींस इस पूरे एक्सप्रेशन को हम 13 फैक्टोरियल में चेंज करेंगे और n minus 15 फैक्टोरियल में चेंज करेंगे। यही इस क्वेश्चन का मेन पॉइंट है। इस पूरे को हम किसमें चेंज करेंगे, तो इस तीनों में सबसे छोटा 13 है तो 13 फैक्टोरियल में, और इस तीनों में एक जैसा जो लग रहा है इसमें सबसे छोटा कौन है, n minus 15 इस फैक्टोरियल में। तो ये कैसे चेंज करते हैं, सो आप देखिए, 2 into n फैक्टोरियल। अगर n minus 14 बाहर लेंगे, इससे एक लेस करेंगे तो क्या हो जाएगा, यही तरीका था ना, एक लेस करेंगे, 10 है तो 10 minus 4 9, n minus 14 minus n minus 15। ये तो क्या अलजेब्रिक में हमको बहुत समझाना था, इसमें कुछ नहीं समझाना है। ये आगे राइट साइड पर नीचे लिख देते हैं, हमको जगह ज्यादा लगेगा। n फैक्टोरियल, ये देखिए इसमें n minus 13 बाहर लेंगे तो अगला छोटा नंबर क्या होगा, n minus 14, अगला एक छोटा नंबर n minus 14 होगा। इससे बाहर लेंगे तो n minus 15 होगा, और वही फैक्टोरियल चाहिए तो n minus 15, 13 फैक्टोरियल रहने दीजिए प्लस, तो फॉर्मूला में आ गया, कोई बात नहीं है, यहाँ पे ज्यादा नहीं लिखना है। n फैक्टोरियल, ये तो n minus 15 है, इसको एकदम ध्यान रखिएगा। और ये क्या हो गया, हम आज के कोई क्लास को सिर्फ इसलिए इतना बोल रहे हैं ना, तो छोड़कर निकल जाते हैं कि पहली बार आप हमसे समझ लीजिए, किताब से भी समझ सकते हैं, थोड़ा टाइम लगता है, सामने देखकर जल्दी समझ में आ जाएगा। तो ये बेसिक बात समझ में आ गया, कितना कॉमन हो गया। तो सर n फैक्टोरियल भाई, नहीं राइट साइड में तो चलिए, सॉरी लेफ्ट साइड में तो कुछ नहीं है, जो है सो है, एक ही टर्म में तो कॉमन की क्या बात है। सिर्फ हम लिख लेते हैं n minus 15 को एक साथ, 13 को एक साथ, n minus 14 को एक साथ और 14 को एक साथ, और इसमें से n फैक्टोरियल को अगर हम बाहर करें तो कितना हो गया, n minus 15 और 13 साथ में कितना हो गया, 1 by n minus 13 और n minus 14, और ये प्लस में कितना हो गया, 1 by, लिखते चले जा रहे हैं, समझ रहे हैं ना, 15 into 14, समझते चले जा रहे हैं ना, देख लीजिए, आपको कुछ नहीं है। इसमें से
ये था और ये था, ये तो कॉमन ही था, उसमें भी था। तो पहला वाला में क्या क्या बच गया, n - 13 n - 14 और इधर 15 × 14 कैंसिल हो गया, ये वाला कैंसिल हो गया। ये फैक्टोरियल कैंसिल करने का तरीका है। बाकी जो बचा उसको अरिथमेटिक करके बना लीजिए, बस बना देते हैं। तो यहाँ का कितना हो गया, ये हो गया 2/n - 14 × 14। इसमें से कॉमन, इसमें नहीं, पहले एलसीएम लेना होगा। कितने एलसीएम हो जाएगा, n - 13 n - 14 15 × 14, ये 15 × 14 हो गया और प्लस कितना हो गया n - 13 n - 14, ये कैंसिल हो गया आपका, ये आपका कैंसिल हो गया। गुणा भाग करते चले जाएं, कर ही देते हैं एक बार। इसमें एक चीज और है, 15 × 2 30 n - 13 15 × 14 15 210। और ये सब हम जो अपने मन से लिख देते हैं, तो आप मत सोचिएगा सर कैसे लिखते हैं, वो बचपन में आप जैसे सीखते हो उसके हिसाब से लिख लेते हैं। 13 × 169 182। हाँ, ये मेरे ख्याल से अब तक ठीक है। ये कितना हो गया, 30n - 390, ये हो गया n² - 27n 210 और 182 392 392। तो फाइनली आपका ये हो गया n² - 57n 39 78 782। लेकिन थोड़ा सा फैक्टराइज करना ही डिफिकल्ट था, इसलिए हम बता दिए। वैसे आप कर सकते हैं, पॉज करके आप कर लीजिए, पॉज करके आप कर लीजिए, नहीं तो हम सिर्फ एक लाइन और लिख देते हैं, होता है n² - 23n - 34n + 782। इसको आप सॉल्व कर लीजिएगा, कॉमन लीजिएगा ना, तो n - 23 - 34n - 23, n का वैल्यू आ जाएगा 23 और 34। ये तरीका था, ये भी आप सीख लिए। तो आज का क्लास लगभग टाइम तो हो चुका है, बट हम 10-15 मिनट और लेंगे। हम थोड़ा सा आपको जानकारी दे देना चाहते हैं बाइनोमियल सीरीज। ठीक है, थ्योरम सीरीज में बेसिक कोई ऐसा अंतर नहीं, हम जो अंतर बना कर रखते हैं कि बाइनोमियल थ्योरम किसके लिए सही है, पॉजिटिव इंडेक्स के लिए सही है। अगर पावर निगेटिव होगा तो क्या होगा, पावर फ्रैक्शन होगा तो क्या, उसके लिए बाइनोमियल सीरीज। उसको दिन हम लोग एक बार देख लेते हैं क्या होता है बाइनोमियल सीरीज। एक बार हम लोग उसको देख लेते हैं क्या होता है बाइनोमियल। 10 मिनट का काम है, बस वो आप देख लीजिए, कहीं कहीं यूज हो सकता है फिजिक्स वगैरह में। तो चलिए थोड़ा देख लेते हैं बाइनोमियल सीरीज। बाइनोमियल सीरीज आईटी मेन में पूछे जाते हैं, लेकिन ये सीरीज आगे की मैथमेटिक्स में, फिजिक्स वगैरह में कहीं कहीं बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। और देखिए सीरीज क्या है, चलिए ये है बाइनोमियल सीरीज। हालांकि वो हार्ड एंड फास्ट नाम नहीं है, बाइनोमियल थ्योरम के बाइनोमियल सीरीज कह सकते हैं। देखिए इसमें क्या होता है, if n is a negative integer और फ्रैक्शन, रैशनल, फ्रैक्शन कहने का क्या अर्थ है, रैशनल, एंड -1 less than x less than 1, ये कंडीशन है, देन 1 + x to the power n, 1 + x to the power n आपका कितना होता है, 1 + nx plus n into n - 1/2 factorial x² plus n into n - 1 into n - 2/3 factorial x³ and so on। तो देखिए इसमें है क्या, ये एक्चुअली MC0 है, NC1 है, NC2 NC3 है, बट हम यहाँ पर NC0 NC1 NC2 NC3 नहीं लिख सकते हैं, क्योंकि बाइनोमियल कोफिशिएंट लिखने के लिए हमको n पॉजिटिव इंटीजर चाहिए था। और यहाँ पे क्या लिख रहे हैं, n आपका नेगेटिव है या फ्रैक्शन है, रैशनल नंबर है। तो ऐसे केस में ये एक्सपेंशन होता है, इसका लास्ट टर्म डिफाइन नहीं होता है,
और ऐसा कोई भी हमारा ऐसा कोई भी सिर्फ जो तीन टर्म के बाद नल एंड वॉइड हो जाता है। क्यों नल एंड वॉइड हो जाता है? क्योंकि x पे कंडीशन है -1 से 1। जैसे x अगर आप लेते हैं सपोज कीजिए 0.5, तो इसका स्क्वायर क्या हो जाएगा 0.25, इसका क्यूब क्या हो जाएगा 0.125, इसका पावर 4 क्या हो जाएगा 0.0625। तो पावर बढ़ने से इसका वैल्यू इतना छोटा हो जाता है कि बाकी का टर्म इसका आपका नल एंड वॉइड हो जाएगा। आप इसको प्रैक्टिकली जहां भी यूज करेंगे आपका क्या हो जाएगा, बड़ा टर्म नल एंड वॉइड। वो आप आगे सीखेंगे। पहले तो हम एक्सपेंशन देख लें। फॉर एग्जांपल अगर हम आपसे कहें 1 - x का पावर -1, तो अब ध्यान से देखेंगे n आपका क्या है, n आपका -1 है और x का जगह आपका क्या है, x का जगह -x। ध्यान से लिखेंगे, यहां से देखिए 1 + nx, nx कहने का क्या अर्थ है -1 * -x। nx कहने का क्या अर्थ है -1 * -x, x का -x लिखेंगे प्लस आपका क्या है n * n - 1, तो -1 * -1 और डिवाइडेड बाय कितना है 2 फैक्टोरियल n - 1 * n - 1 डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल। x से हमने जानबूझकर क्या ले लिया है -x ले लिया, तो आपका क्या हो गया, ये आपका हो गया -x का स्क्वायर। चलिए इसके बाद आपका क्या होगा, इसके बाद अगर हम आपका देख लें तो n -1, ठीक है, फिर ये आपका क्या हो गया -1 -2 डिवाइडेड बाय 3 फैक्टोरियल -x का क्यूब। जब भी हमारा 3-4 टर्म तक आपको एक्सपेंड करना है। अब ये देखिए 1 + x माइनस प्लस, ये फाइनली प्लस होगा या माइनस होगा, इसको ध्यान से सोचना। इसमें छोटा-छोटा पॉइंट बड़ा ध्यान से सोचना। तो देखिए ये आपका हो गया -1 * -2, तो दोनों माइनस मिलके क्या हो जाएगा +1 * 2 और -x का स्क्वायर फिर से क्या हो जाएगा प्लस और डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल, ये कैंसिल हो जाएगा, फाइनली प्लस हो गया। ये प्लस होगा या माइनस होगा, तो ध्यान से देखिए ये भी पॉजिटिव होगा, ये नेगेटिव, ये नेगेटिव, ये नेगेटिव और ये नेगेटिव, चार नेगेटिव है, -1 नेगेटिव, ये -2 नेगेटिव, ये -3 नेगेटिव और ये -x का क्यूब भी एक और माइनस देगा, चार नेगेटिव है, तो चारों नेगेटिव मिलकर आपको क्या दे देगा, पॉजिटिव दे देगा। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं 1 * 2 * 3 x³ बाई कितना 3 फैक्टोरियल, तो ये भी आपका कैंसिल हो जाएगा। तो फाइनली आपका क्या बच गया, ये आपका बच गया 1 + x + x² + x³। 2 आपका कहां तक, तो इंफिनिटी। तो ये एक बहुत जबरदस्त सीरीज है, ठीक है, और ये वैलिड होता है। प्रूफ तो पे तो हम नहीं जाएंगे, ठीक है, मान लीजिए वैलिड होता है। हम ये वाला सीरीज जानबूझ कर लिए हैं, आपको हम चेक करके दिखा सकते हैं कि ये कैसे वैलिड होता है। देखिए हम चेक करके दिखा सकते हैं, जो आपको लिखना है वो आप लिख लीजिए, ठीक है। आपको हम चेक कैसे कर सकते हैं, ठीक है, इसलिए हमने ये वाला पार्ट लिया है वेरिफिकेशन। हालांकि वेरिफिकेशन हर जगह नहीं होगा। ये बोलिए तो 1 + x + x² + x³, ये सम ऑफ जीपी है। जीपी का सब क्या होता है a/1 - r, a का जगह कितना 1, r की जगह कितना है 1/1 - x है, तो 1 - x का पावर -1 है, 1 - x का पावर क्या है -1 है, तो ये आपका वैलिड हो गया। चलिए इसमें 2-3 चीज ना बहुत आपको याद रखना पड़ता है, वो हम आपको लिख देते हैं, ठीक है, आप खुद से कर लीजिएगा। इसका होमवर्क हम यहीं पे दे देते हैं, इंपॉर्टेंट सीरीज, इसको भी हम रहने देना चाहते हैं। देखिए ये सब आप प्रूफ कर दीजिएगा, इंपॉर्टेंट सीरीज, इंपॉर्टेंट सीरीज। ये आपको हो सकता है फिजिक्स जैसे सब्जेक्ट में कहीं कहीं यूज हो जाए। अभी जो हमने पहला लिखा, अभी हमने पहला क्या लिखा 1 - x का पावर -1, यहीं से शुरू करते हैं। आपका क्या 1 + x + x² + x³ + x4 एंड सो ऑन, ठीक है। फिर आपका एक है अगर 1 + x का पावर -1 होगा, आप खुद से निकाल कर देखिएगा, तो ये 1 - x + x² - x³ + x4 होगा। सब में आप समझ रहे हैं x का वैल्यू कंडीशन है -1 से 1,
अगर हम आपसे ये कहें कि 1 माइनस एक्स का पावर माइनस 2 क्या होगा, आप खुद से निकाल कर देखिएगा, ये आएगा 1 प्लस 2x प्लस 3x स्क्वायर प्लस 4x क्यूब। ये आप याद रखिएगा, जब आईटी वाली क्लास में आएंगे तो ये सीरीज लिखा हुआ होगा, हम राग से इसको ये लिख देंगे, इसको हमने लिखा इंपॉर्टेंट सीरीज। और फोर्थ एंड फाइनल जो आपको याद रखना है वो आपका है 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर, ये होगा 1 माइनस 2x प्लस 3x स्क्वायर माइनस 4x क्यूब। प्रूफ आप कीजिएगा, प्रूव इट। याद तो रखना है, आप प्रूफ करके देखिए। ऐसे फॉर्मूला बैठा है, कौन सा फॉर्मूला, 1 प्लस एक्स टू द पावर n किसके बराबर, 1 प्लस n माइनस 2। इसमें 2 पॉइंट और आपको बताना है, ठीक है। तो एक तो आज हम बता देते हैं और एक हम अगले क्लास में बताएंगे बाइनोमियल सीरीज के बारे में। ठीक है, वो पॉइंट क्या है, कंडीशनल होता है बाइनोमियल सीरीज। जैसे मान लीजिए आपका क्वेश्चन आएगा, कि एक्सपेंड 1 प्लस एक्स रूट ओवर बाई, या 1 माइनस कर देते हैं, माइनस तो हम लिए, और 1 प्लस 2x 1/3 अप टू 2 पावर ऑफ x। ऐसा क्वेश्चन है, इसको 2 पावर तक आपको एक्सपेंड करना है, ठीक है। अब आगे पढ़ेंगे साइन का सीरीज, कॉस का सीरीज, एक मैक्लॉरिन थ्योरम आता है, सारा x के पावर में एक्सप्रेस होता है, एक्सपेंड दिस इनटू पावर ऑफ, ठीक है, अप टू x स्क्वायर। ऐसे लिखने से अच्छा है अप टू x स्क्वायर, x स्क्वायर x क्यूब कुछ भी हो सकता है। चलिए रिजल्ट आपने लिख लिया ना, इसको भी हम रहने देना चाह रहे हैं। रिजल्ट आपने लिख लिया, आप इसको इरेज हम कर देते हैं, ठीक है, इसको हम इरेज कर देते हैं, देख लीजिए। थोड़ा सा सीरीज हमने इसमें बता दिया, थोड़ा सा अगले क्लास में बता देंगे। देखिए इसमें क्या होता है, दरअसल आपका ये गिवन क्या है, ये गिवन है 1 माइनस एक्स का पावर 1/2, और ये गिवन है 1 प्लस 2x का पावर माइनस 1/3। 2 एक्सपेंशन है, आई बात समझ में। अब हम आपको एक बात बता दें, अगर यहाँ पे कंडीशन की बात करेंगे ना, तो ये कंडीशन ये होगा, x का मान -1 से 1 के बीच और 2x का मान भी -1 से 1 के बीच। तो हम 2x से अगर कंसीडर करेंगे तो ये एक्सपेंशन वैलिड कब होगा, जब x का मान -1/2 से 1/2 के बीच में है। आप चाहिए तो यहाँ पे लिख सकते हैं, ठीक है, वो क्वेश्चन में दिया रहेगा -1/2 लेस देन x लेस देन 1/2, और ना भी दिया तो इंप्लाइड होगा कि जो भी है ये -1 से 1, ये -1 से 1, उसमें कॉमन जो भी छोटा वैल्यू मिल जाए। तो इसको एक्सपेंड कीजिए, 1 प्लस nx प्लस 1/2 इनटू -x, देखिए नीचे वाले को ऊपर कैसे ले गए, माइनस करते हो, प्लस n इनटू n माइनस 1 बाई 2 फैक्टोरियल x स्क्वायर, बस इनटू, अब आप क्या लिखेंगे, अब आप लिखेंगे 1 प्लस nx, तो यहाँ पे ये माइनस है, -1/3, ठीक है, n की जगह माइनस है, और इनटू 2x इस पर प्लस है, प्लस n इनटू n माइनस 1, चलिए ऐसे कर देते हैं, -1/3 -1 डिवाइडेड बाई कितना, 2 फैक्टोरियल 2x स्क्वायर। इस कैलकुलेशन को आप थोड़ा ध्यान से देख लीजिए, 1 -1/2x, ये आपका कितना हो गया, ये आपका हो गया -1/4/2 -1/8x स्क्वायर। चलिए ठीक है, अब यहाँ पे आइए, ये हो गया 1 -2/3x, ठीक है, और ये आपका कितना हो गया -1/3 और -4/3, -1/3 -4/3 कितना हो गया 4/9, और डिवाइडेड बाई आपका यहाँ पे क्या है 2 फैक्टोरियल है, तो ये आपका फाइनली कितना हो गया 2/9 प्लस, अच्छा नहीं साथ में ये भी तो है, देखिए ये आपका हो गया -1/3 -1/3 -4/3, तो ये आपका हो गया 4/9 इंटू नीचे में 2, और यहाँ पे एक 4 भी है, 2 दूना 4, ये आपका कितना हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 8/9x स्क्वायर, ठीक है। इसके बाद देखिए आप क्या कीजिएगा, 1 से इसको मल्टीप्लाई कीजिए, तो 1 से मल्टीप्लाई करेंगे इस तीनों में,
1 माइनस 2/3x प्लस 8/9x², ये तीनों लिखेंगे 1 से मल्टीप्लाई करके, प्लस जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे 1/2 माइनस x से तो क्या मिलेगा, ये मिलेगा पहले आपका -1/2x, इससे ये मल्टीप्लाई हुआ, ये दोनों माइनस माइनस प्लस और 2 और 2 कैंसिल हो जाएगा, 1/3x², और फिर जब हम इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, इसका आपका मिलेगा -4/9x³, लेकिन ये कैंसिल हो जाएगा, हमको नेगलेक्टिंग हायर पावर, बहुत बार हम एक टर्म लिखेंगे इसमें, आपको लिखा हुआ मिलेगा, फिर यहाँ नीचे लिख देंगे, क्या लिख देंगे, नेगलेक्टिंग हायर पावर। तो सर हायर पावर कितना लेंगे, तो क्वेश्चन में x² क्या है, x क्यूब हायर पावर हो गया, क्वेश्चन में x कह रहे थे x² हायर पावर हो जाता, क्वेश्चन में x क्यूब कह रहे थे x4 हायर पावर होता था, हायर पावर कहने का तो जितना पावर दिया उससे आपका ज्यादा। अब देखिए आप इससे मल्टीप्लाई कीजिए तो ये आपका क्या हो गया, ये आपका हो गया -1/8x², फिर आप इसको इससे मल्टीप्लाई कीजिए तो क्या हो गया, इसको आप इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो जो भी आपका होगा वो हायर पावर में आ जाएगा, है ना, ये आपका अगर हम लिखें 1/8 × 2/3 × x³, ये नेगलेक्ट हो जाएगा, ये हायर पावर है, फिर आप इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, -1/9x², ये हायर पावर, नेगलेक्टिंग हायर पावर। तो x² तक आपको एक्सपेंड करना था इसको, अब आप क्या लिख लेंगे, ये आपका हो गया 1, ये दोनों आपका x में है ना, तो -2/3 और -1/2, एलसीएम आपका 6 हो गया, -4 और -3 आपका क्या हो गया, -7/6x, ठीक है, और इसके बाद आपका x² में क्या हो गया, यहाँ पे आपका हो गया 8/9, ठीक है, आपका हो गया 8/9 1/3, और वहां पे आपका लास्ट में कितना आ रहा है -1/8, तो जो भी आप कर लीजिएगा, तो ये 8/9 प्लस 1/3 माइनस 1/8, कैलकुलेशन आपके लिए हम छोड़ दे रहे हैं, ये हो गया। तो ये है बाइनोमियल सीरीज, जो हमने 4 एक्सपेंशन इक्वल्स को आप कर लीजिए, इसमें हम एक पॉइंट अगले दिन और बताएंगे, वो और आपका पॉइंट क्या है, वो पॉइंट है कोफिशिएंट ऑफ x⁴ इन 1 - x⁻⁻n, इसके बारे में हम अगले दिन बताएंगे, और उसके पहले हम चाहते हैं जो सारे एक्सपेंशन याद कर दीजिए तो समझने में थोड़ा बढ़िया होगा। दूसरा हम अगले दिन आपको ये बताएंगे NC0 NC1 NC2 प्लस NCn2 टू द पावर n, आप इसको करके रखिएगा कुछ दूर तक, या पास्कल ट्रायंगल देखिएगा, 2C0 प्लस 2C1 प्लस 2C2, 2 का स्क्वायर 4 होता है, प्रूफ के साथ बताएंगे, 3C0 प्लस 3C1 प्लस 3C2 प्लस 3C3, 2 का पावर क्यूब 8 होता है, ठीक है, पास्कल ट्रायंगल आप देखिएगा, 4C0 प्लस 4C1 प्लस 4C2 प्लस 4C3 प्लस 4C4, 2 का पावर 4 16 होता है, अगला 5 का सीरीज लेंगे 32 होगा, 6 का लेंगे 64 होगा, एंड सो ऑन। तो एक क्लास अभी हम बाइनोमियल में और लेंगे, जिसमें बाइनोमियल समेशन बताएंगे, इसका प्रूफ बताएंगे, और कल आपका 11th सीरीज का बाइनोमियल ओवर हो जाएगा, ठीक है, मिलते हैं अगले क्लास में, ओके, थैंक यू।